कोई बातचीत नहीं करेगा इस सब बातों पे। चलो समझो जरा। सबसे पहले तो याद रखना, ये कौन भुनभुनाना शुरू किया? कई बार कहता हूँ ना, जब मैं यहाँ पर हूँ आवाज़ें नहीं आनी चाहिए मेरी आवाज़ के अलावा। जो दिक्कत है, जो टॉपिक से दिक्कत है वो पूछिए बस हमसे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा विभेदित कोशिकाएं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटेड सेल। सही जा रहे थे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन समझिएगा इसको क्या कहते हैं। कितने लोगों ने ये नाम सुना है? मेरिस्टेमेटिक सेल, बीजयोतक कोशिका। बोलो, सुना है? बीजयोतक मेरिस्टेमेटिक, इसका मतलब क्या होता है कि सर एक अभी ना एक पौधा निकला है ऐसे, अब इसके अंदर जो सेल मिल रहे हैं ना, जो कोशिकाएं मिल रही हैं, कुछ इस प्रकार की कोशिकाएं हैं कि कुछ काम नहीं करेंगी सिवाय किसके? विभाजन के। यानी कि लगातार और लगातार इनका काम केवल यही होगा, विभाजन करना करना करना, बस और कुछ नहीं। सर यहाँ पर ये कोशिका की संख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है, और डिवीज़न हो रहा है, और कोशिका बढ़ रहा है, और डिवीज़न और कोशिका बढ़ रहा है। क्या हो रहा है सर? ये पौधे की लंबाई बढ़ रही है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसे सेल जिनका कोई पर्टिकुलर कोई फंक्शन नहीं होता, जिनका कोई निश्चित कार्य नहीं होता है, ऐसे कोशिकाओं को क्या बोलते हैं बच्चा? हम लोग बीजयोतक कोशिका बोलते हैं, ठीक है। और ऐसी ही कोशिका को क्या कहते हैं हम लोग? अब बताना जरा कि सर ये अभी फिलहाल के लिए समझो, क्या ये किसी काम को कर रही है? क्या काम? कुछ नहीं, वो काम नहीं है इसका, एक पर्टिकुलर कोई काम नहीं है। अच्छा, और एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, जैसे सर एक जाइगोट, समझिएगा ये टॉपिक वाकई में समझ में नहीं आता है। अरे चलना, चल किसकी बात करें सर? जाइगोट की। ये लीजिए 2n होगा, ये तो नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 2n सेल यानी कि जो जाइगोट है ये क्या करेगा सर? यही आगे चल कर के क्या बनाने वाला है? पूरी की पूरी हमारी बॉडी बनाने वाला है। अच्छा, हम ऐसा कहें कि सर बॉडी में अगर मेरा हाथ बनाना हो, ये हाथ किसने बनाया? इसी जाइगोट ने बनाया। सर पैर बनाया होगा इसी ने। सर यानी एक एक चीज़ कहने का मतलब सर इसी जाइगोट ने बनाया। बात समझना, एक एक चीज़ यानी कि सर मेरा हाथ, पैर, नाक, मुंह, कान, पूरा का पूरा बॉडी, हृदय, फेफड़ा जो भी है, उन सब का इंफॉर्मेशन किसके पास था? जाइगोट के पास। सर इसी जाइगोट ने ना एक एक करके सब कुछ बनाया। अब बताओ कि इसने एक काम किया कि अनेक काम किया? अनेक काम किया, ठीक है। ऐसी कोशिका क्या कहलाती है? अविभेदित। सर जिसका ना कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए विभेदन नहीं किया गया, जिसको हमने डिफरेंशिएट नहीं किया। जैसे सपोज कि इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मैथमेटिक्स में हैं, कुछ ऐसे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो अब यहाँ पर ना मैंने पर्टिकुलर कर दिया उनको कि बच्चा आप बायोलॉजी में हैं और आप मैथमेटिक्स में। ये सिचुएशन क्या कहलाएगा सर? मैंने पर्टिकुलर आपको क्या कर दिया? बांट दिया। ये कहलाएगा विभेदित, डिफरेंशिएटेड, ठीक है। अब सर ऐसे कुछ हैं जिन्होंने दोनों को कंबाइन रखा हुआ है, तो सर वो विभेदित नहीं है, वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। बात समझ में आई? इस तरीके से उसको लेके चलिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे जरा कि सर अगर मैं पौधे में अगर लेके चलूँ कि पौधे में क्या स्थिति होती है, तो पौधे में क्या होता है सर? 2 प्रकार का सेल होता है, या पहले पढ़ चुके हैं? मिटा दिए थे का जी, कोई बात नहीं। पौधे में क्या सर? 2 प्रकार का, एक को क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक, और एक को क्या बोलते हैं? परमानेंट। हिंदी में क्या बोलते थे सर? मेरिस्टेमेटिक को बीजयोतक, परमानेंट को अस्थाई बोलते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक क्या करता है? जरा आराम से सुनना, एकदम ऐसे जाइगोट वाले एग्जाम्पल पे आ जाएगा कि सर जो मेरिस्टेमेटिक है, जो बीजयोतक है, उसका कोई निश्चित कार्य नहीं है, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं है। सर वही है, डिवीजन करता जाएगा, आगे जाके सर पत्ती बना देगा।
और डिवीजन करता जाएगा सर फ्लावर बना देगा, पुष्प बना देगा, और डिवीजन करेगा सर तनाएं बनाता जाएगा, शाखाएं बनाता। यानी कि सर ये जो हमारा विभजियोतक है ये कोई निश्चित काम नहीं कर रहा है, इसके पास तो बहुत सारे काम है। अगर बहुत सारे काम है तो वो क्या कहलाएगा? अविभेदित कहलाएगा, नॉन डिफरेंशिएटेड कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर पत्ती में सर मिल रहा है कोई कोशिका, एनीबडी कोई बताओ मुझे कि पत्ती में मिलने वाली कोशिका परमानेंट कोशिका होती है कि मेरिस्टेमेटिक होती है? अस्थाई होती है कि विभजियोतक होती है? परमानेंट होती है, अस्थाई होती है। कौन सी अस्थाई होती है? सरल अस्थाई होती है कि जटिल अस्थाई होती है? सिंपल होती है कि कॉम्प्लेक्स होती है? ये सब नहीं पूछेगा, हालांकि ऐसा है नहीं, आप लोग ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं, टेंशन नहीं लो, ये सब फर्स्ट ईयर का चीज़ थोड़ी पूछता है, सेकंड ईयर में नहीं पूछता है। खाली खामखा आप लोग टेंशन में रहते हो कि गलती से कहीं पूछ देगा, ऐसा होता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है ये सब चीज़ें। हाँ बताइए, जब सब आ गया सवाल तो पूछ ही लेते हैं। जटिल ऊतक होता है, कौन सा जटिल ऊतक? जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब सरल होता है, सरल भी सर तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। मृदुतक, स्थूलकोण, दृढ़ूतक, कौन सा होता है? याद नहीं आ रहा ये सब चीज? अरे आप लोग पढ़े हुए हैं ना ये सब? हाँ मृदुतक होता है। मृदुतक में क्या होता है? उसमें सब पढ़ाए हैं, सब पढ़ाए हैं, सब पढ़ाया हुआ है हमारा। पत्ती में मिलने वाली कोशिका को क्या कहते हैं? मीजोफिल कहते हैं, याद है सर? पर्ण मध्योतक कहते हैं। ठीक है, तो सर कौन है वहां पर? परमानेंट कोशिका है। ठीक है, अब ये बताने का मतलब क्या था सर? अस्थाई कोशिका है। पत्ती का काम क्या होता है सर? भोजन का निर्माण करना। वो एक अस्थाई कोशिका है, वो फिक्स है, उसका काम निश्चित किया गया है कि भाई साहब आपको खाना ही बनाना है और कुछ काम नहीं करना है। ठीक है, तो वो कोशिका क्या कहलाएगी बच्चा? क्या कहलाएगी सर? विभेदित। तो सिंपल सा खाली दिमाग में ये रख लेना कि सर अगर हमने किसी को एक निश्चित काम दे दिया कि आपको यही करना है और अगर वो वही कर रहा है उसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? विभेदित कहलाएगा। और यदि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहा है, उसके लिए कोई काम फिक्स नहीं है, तो क्या कहलाएगा? अविभेदित कहलाएगा, नॉन डिफरेंशिएटेड। उल्टा लिख दिया, सॉरी, डिफरेंशिएटेड नॉन डिफरेंशिएटेड। वो क्या कहलाएगा? नॉन डिफरेंशिएटेड। अब सोचो, मेरा हृदय, मेरा हार्ट क्या कर रहा है सर? पंपिंग करने का काम कर रहा है, इसके अलावा कुछ कर रहा है क्या? नहीं ना। ये क्या कहलाएगा सर? विभेदित कहलाएगा। बात समझे? अब ऐसे खाली समझने के लिए, सर मेरा मुख अच्छा बात भी बोलता है, खराब बात भी बोलता है, खाता भी है, पानी भी पीता है, सर बहुत सारा काम कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? अविभेदित। ऐसा होता नहीं है, बस खाली आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाया। चलो ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब कभी भी गलती से विभेदित और अविभेदित नहीं भूलिएगा, डिफरेंशिएटेड और नॉन डिफरेंशिएटेड। डन। अब दूसरा आ जाता है क्या? सोमैटिक सेल, और एक था क्या आपका? स्टेम सेल। अब इन दोनों में क्या अंतर है सर? सोमैटिक क्या है और स्टेम सेल क्या है? अब एक तरीके से मान लो ना कि सर ये स्टेम सेल पता है कौन है? नॉन डिफरेंशिएटेड है, अविभेदित है। सर अविभेदित है तो क्या करेगा? आगे चल के बहुत सारा अलग अलग चीज़ बना सकता है, बहुत सारा अलग अलग काम कर सकता है। वो क्या कहलाएगा? स्टेम सेल कहलाएगा। एज इट इज स्टेम सेल में एग्जाम्पल याद रखिएगा किसका? जाइगोट का। कि सर जाइगोट जो होता है वो हमारा स्टेम सेल है। ये आगे चल कर के सर यही जाइगोट बहुत सारी कोशिका में डेवलप कर जाएगा। हार्ट की कोशिका यही बनाएगा, लंग्स की कोशिका यही बनाएगा, हमारे बॉडी की एक एक कोशिका, एक एक पर्टिकुलर फंक्शन यहीं से तैयार होगा ना। तो ऐसे सेल क्या कहलाएंगे? स्टेम सेल कहलाएंगे। ठीक है। जब सर स्टेम सेल डिवाइड कर जाएगा बहुत सारी अलग अलग कोशिकाओं में, मान लो सर ए बनाया, बी, सी, डी, है ना, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद अब इनके लिए क्या कर दिया जाएगा सर? एक पर्टिकुलर काम, एक निश्चित काम दे दिया जाएगा इनको। जब एक निश्चित काम दे दिया जाएगा सर उन कोशिकाओं तो इनको इसी समय बदल देंगे नाम, और क्या कह देंगे इनको हम लोग? सोमैटिक सेल। सर वो निश्चित काम कर रहा है, ऐसी सोमैटिक सेल को क्या कहते हैं? दैहिक कोशिका कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में मिलने वाली सर ईच एंड एवरी सेल, एक एक कोशिका कैसी है? सोमैटिक है, सिवाय जाइगोट के। खत्म। एक और सवाल था आप लोगों को। क्या सवाल है? ऋतु बदलने से मौसम बदलता है कि मौसम बदलने से ऋतु बदलता है? अच्छा सॉरी, अरे सॉरी फ्लो में बह गए थे। तापमान बदलने से ऋतु बदलता है या ऋतु बदलने से तापमान बदलता है? कोई प्रमाण?
समझाया तो हमने कुछ ऐसा ही था, लेकिन हम नहीं समझ पाएंगे ऐसे। आप समझ गए तो उस टाइम पे, हम नहीं समझ पा रहे। समझाइए थोड़ा डिटेल में। बाकी लोग और कोई? सर वो दूरी पे डिपेंड करता है सूर्य की। मैंने दूरी आपको दिया ही नहीं था, मैंने तो आपको तापमान दिया था और ऋतु दिया था। तो दूरी की वजह से ही तापमान बदलता है। लेकिन मैंने तो आपसे 2 ही पढ़ दिए थे। उसमें तीसरा कैसे ऐड करोगे? तीसरा ऐड कर रहे हो ना, तो उसका कैलकुलेशन निकालो। डिस्कशन करके क्या फ़ायदा है? हैं? हमें बताइए ना, क्या मतलब निकाला आपने? अरे सिंपल सा है, इसका एक प्रमाण देते हैं आपको, प्रूफ देते हैं। अरे सही है, आप बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा कि सर तापमान बदलने से मौसम बदलता है, ऋतुएं बदलती हैं। ठीक है, ठीक है। चलो, अब आखिर ऐसा कैसे कि सर हम तो समझ गए, चलो ठीक है हमने लिख दिया, लेकिन क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि सर मौसम बदलने से तापमान बदलता है? कहने को तो कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ करना होगा कि नहीं, मौसम बदलने से तापमान नहीं, तापमान के बदलने से मौसम बदलता है। अब इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने पिछली बार आपको जब समझाया था, इस तरीके से एग्जाम्पल लिया था। सर ये हमारा अर्थ हो गया, ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अर्थ के पास सर ये जो मीडिएटर लाइन होता है, क्या बोलते हैं इसको? इक्वेटर बोलते हैं, ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। यहाँ पर लैटिट्यूड कितना होता है? 0 डिग्री का, इसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, अब चलो एक तरफ हम कर देते सर नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ कर दिया हमने। अब यहाँ पर ना 20 डिग्री चलते हैं हम लोग। सर 20 डिग्री नॉर्थ के तरफ, फिर 40 डिग्री नॉर्थ के तरफ, 60 डिग्री नॉर्थ के तरफ, और ये हो जाता है 80 डिग्री नॉर्थ के तरफ। ठीक है, वैसे ही सर नीचे भी चले आएंगे, 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 80 डिग्री साउथ। हर एक क्षेत्र का एक अपना नाम होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, और इसको क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र। जिनको अंग्रेजी में जानना है वो देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं सर ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और पोलर। ये 4 रीजन है। क्या हो गया, कुछ पूछ रहे हैं? ये 4 रीजन, ठीक है। अब इसमें समझना क्या है हमको कि सर अगर सूर्य का प्रकाश, इधर मुझे लिखना ही नहीं था, कैसे जगह फिर चल, अब जरा समझने के लिए समझते हैं कि सर ये सूर्य हो गया, ठीक है। अब इसका जब प्रकाश जाएगा ना, वो प्रकाश सर जाहिर सी बात है कि यहाँ काफ़ी दूरी नज़दीक होगी, ठीक है। अच्छा, यही सूर्य के प्रकाश की अगर इस क्षेत्र में बात करूँगा तो दूरी बढ़ गई क्या सूर्य के प्रकाश की? ठीक है सर, और अगर मैं ऊपर की बात करूँगा तो और दूरी बढ़ जाएगी क्या? डन। अच्छा ये बताओ कि हम लोग कौन से रीजन में आ जाते हैं? सर ये उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में हम लोग आते हैं, ये वाले, ठीक है। अब सोचो कि अभी इसी समय की बात कर रहे हैं, सर गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है हमारी है, ठीक है। अब वो लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उनकी हालत भी ख़राब होगी गर्मी से एकदम? सवाल ही नहीं बनता है। रीज़न क्या है कि बच्चा सूर्य का प्रकाश वहाँ पे पहुँच रहा है लेकिन बहुत कम पहुँच रहा है, जिस वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होगा ना, हो सकता है कि माइनस में भी मिले, ठीक है। अब सोचो, फिर डिस्कशन नहीं, मन में नहीं करते हो डिस्कशन करने से। अब सोचो कि बच्चा अगर मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि सर यहाँ पर ना 40 डिग्री सेल्सियस है, समझने के लिए, ठीक है। सर नीचे भी वही रीजन है तो यहाँ भी क्या होगा
40 डिग्री सेल्सियस। क्या लगता है ऊपर 40 होगा कि कम होगा? कम होगा। चलो सर यहाँ पे 30 कर देते हैं समझने के लिए, और ऊपर जाएंगे तो 20, और ऊपर चलो 10। अब बताओ कि सर हमारे यहाँ तो गर्मी का मौसम है, ऊपर ठंडा का मौसम है। अब ये मौसम कैसे बदला कि सर टेम्परेचर में अंतर आ रहा है, जैसे जैसे कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं कि सर ये भूमध्य रेखा से दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाती है। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम क्या बोलते हैं उसको जी? इक्वेटर। ठीक है, तो जितना भी डिस्टेंस आप जाओगे इक्वेटर से, तो जो डेटा मिलता है वो क्या कहलाता है? लैटिट्यूड कहलाता है। फिर एक होता है क्या? लॉन्गिट्यूड होता है, वो कहीं ना कहीं ईस्ट टू वेस्ट होता है। वो सब जियोग्राफी में देखना। जैसे जैसे हम सूर्य से दूरी बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा बच्चा? तापमान कम होता जाएगा। और जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा सर मौसम में परिवर्तन आता रहेगा। अब यहाँ के लोग क्या सोच रहे होंगे कि भाई चारों तरफ ठंडा होगा? नहीं, क्योंकि सर यहाँ पे बहुत सूर्य का प्रकाश कम पहुँच रहा है, और उससे नीचे आएंगे तो ज़्यादा पहुँच रहा है। तो ज़्यादा पहुँचेगा तो सर तापमान ज़्यादा होगा, तापमान ज़्यादा है तो वहाँ का मौसम क्या है? गर्मी वाला है। ऊपर तापमान कम, मौसम कैसा है? ठंडा है। तो सिंपल सा लॉजिक क्या बनता है यहाँ पे कि तापमान बदलने से मौसम बदलता है, ना कि मौसम बदलने से तापमान बदलता है। अभी यही सर तापमान हर जगह पे क्या होती है? अलग अलग होती है। और जब हर जगह पे तापमान अलग है तो वहाँ का मौसम भी क्या होगा? अलग होगा। अभी हमारे यहाँ गर्मी है, कश्मीर में क्या होगा? ठंडा होगा। रीज़न है कि सर वहाँ पे सूर्य का किरण क्या हो रहा होगा? कम पहुँच रहा होगा। ठीक है, चलो यही एक टॉपिक दे रखा था आपको, ख़त्म हो गया। अब आगे कहाँ तक पढ़ लिए जी? अच्छा, ये बता दिए थे क्या आपको? यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल, पृथुता जापी, नहीं पृथुजा तापी, ठीक है, और एक तनुतापी। चलिए, एक ऐसा एनिमल जो ज़्यादा से ज़्यादा मेजर टेम्परेचर डिफरेंस को झेल सके, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? व्यापक परास, तापमान का व्यापक परास अगर झेल सके तो ऐसा जीव क्या कहलाएगा? पृथुजा तापी कहलाएगा, यानी कि यूरी थर्मल कहलाएगा। एक ऐसा जीव सर जो ज़्यादा डिफरेंस को तो नहीं झेलेगा, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे आपस में ही रह जाएगा, नज़दीक में ही रह जाएगा, तो ऐसा जीव क्या कहलाएगा? तनु तापी कहलाएगा, स्टीनो थर्मल कहलाएगा। ये बात हमने देख ली थी। चलिए, अगला फैक्टर है हमारा जल। फिर आवाज़ शुरू। हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में पढ़ रहे हैं। कल भी आपको बताया था किस तरीके से चलने वाले हैं इस चैप्टर में। अब बताइए, क्या जल एक प्रकार का इसेंशियल फैक्टर है? बिल्कुल इसेंशियल फैक्टर है। मतलब जितने भी हम कारक लिख रखे हैं, जितने भी फैक्टर पढ़ेंगे, सारे के सारे क्या हैं? इसेंशियल फैक्टर। ठीक है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं ये। और क्या कहना अगर हम कहें कि क्या सर पादपों को जल की आवश्यकता है? बिल्कुल जल की आवश्यकता है। अगर जल नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं क्या नहीं कर पाएंगे? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। सर अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी? ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। भोजन नहीं बना पाएंगे तो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि सर अगर भोजन नहीं बना पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो ये मर जाएंगे। इनके मरने से कोई प्रभाव पड़ेगा हम पर? सर ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे क्या होगा? कम होने लगेगा। चलो, अच्छा एक और चीज़ है कि सर कुछ ऐसे भी पादप हैं जो ऐसे जगहों पर मिलते हैं ना जहाँ पर पानी का लेवल क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। जैसे डेजर्ट। केवल कैक्टस ही दिमाग में आता है हमेशा? क्या डेजर्ट में केवल कैक्टस ही मिलता है? कुछ ऐसे पौधे नहीं मिलते हैं जिनमें पत्तियां होती हैं? सोचो कि क्या मरुस्थल में केवल ऐसे ही पौधे मिलते हैं जिनको आप कैक्टस बोलते हो? क्या पेड़ नहीं मिलते? तो क्या उनमें पत्तियां नहीं होती? वो कैसे जिंदा है? एनीबॉडी कैन एक्सप्लेन? हमने इतना तो बता रखा आपको फर्स्ट ईयर में कि सर एक पौधा है, देखो देखो इधर, फिर जहाँ कुछ कहते हैं ना भुनभुनाना शुरू हो जाते हो सर।
रिसर्च करते हैं? अरे बाप रे बाप, अरे रिसर्च करने वाला टीम लग रहा है तू लोग का। डिस्कस करते हैं, वाह। तुरंत अब हमको लिखवाना पड़ता है बायोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, है ना, और उसका नीचे लिखवाना पड़ता गधों का रिसर्च सेंटर, तब समझ में आता है। चलो इधर देखो। सर हमेशा गलत ही नाम नहीं लगता है, कभी सही भी लोग बोल देते हैं। मैं कहाँ कहता आप लोग सही नहीं बोलते। मैम आप 1.5 साल से आप लोगों के भरोसे चल रहे, गलत होते तो कहिए ठोका गया होता हमारा गाड़ी। चलो इधर देखो सर, ये पेड़ है, इसको पानी बड़ी कम मिल रहा है, क्या करेगा सर? आपके हिसाब से तो दिमाग में यही चल रहा है ना कि ये केवल और केवल क्या करेगा सर, अपनी जो भी पत्तियाँ वगैरह हैं कर सकते हैं, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इतना तो नॉलेज हो जाए, पहले बायोटेक करने से पहले ना उसको ज़रा पढ़ लेना, एक बार डेटा मिल जाए, क्या बोलते हैं उसको, मेगा प्रोजेक्ट, पहले उसको समझ लेना, तब ना कर पाओगे बायोटेक। चलो इधर इधर सर, ये पौधा क्या करेगा, अपने अंदर चेंज लाएगा, ठीक है, एडेप्टेशन लाएगा अपने अंदर, और चेंज ला करके हमें इतना पता है सर ये इस तरीके से। क्या सारे लोग ऐसे ही करने वाले हैं सर? ये तो कैक्टस बन गया, क्या तुरंत बन गया होगा? नहीं, काफ़ी ज़्यादा समय लगा होगा, इसके बीच में कहीं ना कहीं हज़ारों साल लगे होंगे ऐसा चेंज आने में, तब जा कर के ये पौधे इस तरीके से बने होंगे। क्या सारे पौधे ऐसे ही हैं वहाँ पे? नहीं, तब अच्छा पत्तियाँ गायब किया यहाँ से, क्यों सर पत्तियाँ गायब किया? क्योंकि पत्तियाँ क्या कर रही थी, अपने पानी को बिना मतलब के उड़ा दे रही थी। एक तो पानी था नहीं, बेचारा जड़ कैसे कैसे खींच के लेके जाता था, हैं, आज ऐसे लेके गया तब तो पत्ती क्या करे, जा भाई बाहर जा, बवाल हो गया। तभी क्या कर दिया, चेंज, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, काम खत्म सर, पत्ती नहीं अब के पानी उड़ाएगा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, और कुछ और भी तो ऐसा पेड़ मिल रहा है ना, और भी ऐसा पौधा मिल रहा है जिसमें पत्तियां है, वो एडेप्टेशन नहीं करेगा, वो अनुकूलित नहीं करेगा अपने आप को, करेगा वो कैसे करेगा? यही तो नहीं समझ में आ रहा। क्या गलती से तनिक एक बार यहाँ दिमाग लगाओ कि कहीं गलती से एक शब्द बता दिया हो आपको, क्यूटिकल। क्यूटिकल एक मोम की परत, एक मोमी परत, है ना सर। ये भी परिवर्तन आता है, और ये परिवर्तन कुछ यूं आता है सर, ये पत्ती है, इस पत्ती की बड़ा मन करता है तो लोग से ना फर्स्ट ईयर का पूछने का जी। अभ्यक्ष अपाक्ष याद है? चलो अब उतना दूर तो नहीं जा रहे, अब इतना तो याद है हमें कि सर पत्ती का जो सबसे ऊपरी परत है जिस पर सूर्य का प्रकाश लगता है, इस पर रंध्र नहीं होते, या होते हैं तो बहुत कम होते, ठीक है सर। पत्ती का निचला सतह भर भर के रंध्र होता है इस पर, ठीक है। अब क्या किया जाएगा कि इस पत्ती के बाहर बाहर क्या लगा दिया जाएगा सर, क्यूटिकल लगा दिया जाएगा। मोम का एक आवरण है क्यूटिकल, लो भाई अब इसको तो ढक दिया। कोई नहीं सर, ऊपर तो ऐसा हूँ रंध्र नहीं होता है, ऊपर से तो ऐसा हूँ पानी नहीं उड़ेगा, लेकिन तापमान की वजह से उड़ सकता है, ठीक है। नीचे भी लगाया जाता है, तो कुछ इस तरीके से परिवर्तन आता है पौधों में। लीजिए अब पानी कैसे उड़ेगा, क्या लगा दिया, क्यूटिकल लगा दिया, ठीक है। फिर एक और सवाल है सर, पत्तियाँ को तो ढक दिए, पानी बाहर नहीं निकलेगा, चलो बहुत बढ़िया। और कभी कभार पूछा जाता है ये सवाल, क्यूटिकल का काम क्या होता है? ये क्यूटिकल क्या है सर? मोम का एक लेयर है। क्यूटिकल का काम क्या है तो याद रखना, वाष्पोत्सर्जन को कम करना, ठीक है, यानी कि ट्रांसपीरेशन को कम करता है, सिंपल सा। और एक चीज़ तो सर पत्ती को ढक दिए, यहाँ से पानी बाहर निकलेगा नहीं, ऑक्सीजन अंदर जाएगा, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, वायु अंदर जाएगा सर, जाएगा क्योंकि जगह जगह पर क्या रहेगा, एस्ट्रोमेटा रहेगा, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं क्यूटिकल का थोड़ा सा लेयर खाली होता है। इस तरीके से थोड़ा बहुत यहाँ से कहीं ना कहीं रंध्र रहेगा, तो यहाँ से आपका वायु अंदर जाएगा। और प्रॉब्लम क्या हो जाएगी सर, अब तो ट्रांसपीरेशन भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत गैसों का आदान प्रदान अब सर अच्छे से नहीं हो पाएगा, तब अब क्या करें सर, इसको तो ढक दिए। ढकने के पीछे रीजन था कि सर पानी बिना मतलब के फेंक रहा था बाहर, ठीक, ढक दिए, लेकिन सर ढकने से थोड़ा सा लॉस किसका हो गया,
ये सर गैसों का आदान प्रदान करना, इसमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हम तो लॉस रोकना चाहते थे, किसका लॉस रोकना चाहते थे, जल का, पानी का लॉस रोकना चाहते थे। पानी की कमी को क्या हो रहा था, जो बाहर फेंक रहा था पानी को, उसको क्या करना था, हमें रोकना था। अंदर से रोकने के लिए क्या कर दिया, चारों तरफ से पैक कर दिया। अब पैक करने का नतीजा ये हुआ कि सर वायु का अब आना जाना क्या हो गया, कम हो गया। अब तो और प्रॉब्लम, एक और चीज आपको बताए होंगे हम, लेंटिसेल्स मुआ देंगे, बता दे रहे हैं। पहले देखो हिंदी नाम देखो, वात। हाँ, ये बताया, वो नहीं बताया। हम हमेशा हिंदी के साथ इंग्लिश लिखते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं बताए हैं आप। कोई बात नहीं है, हमारी गलती है, नहीं बताया। वो बताया ना, कहाँ पर होता है ये वात रंध्र, तने पर होता है। ठीक है, कि सर पौधा का जो ये तना होता है, इस तने पर कहीं ना कहीं रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र इसलिए पाए जा रहे हैं क्योंकि सर पत्ती का रंध्र क्या कर दिया आपने, ढक दिया है। अब इस पौधा में वायु आएगा जाएगा कैसे, तो इस वजह से इस तने में भी चेंज आता है। जैसे पत्ती में चेंज आया वैसे क्या आएगा, तने में भी चेंज आएगा। तने पर क्या बन जाएंगे, सर छिद्र बन जाएंगे, रंध्र बन जाएंगे। लेकिन अब यहाँ वाले को रंध्र नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे, वात रंध्र कहेंगे, लेंटिसेल्स कहेंगे। ठीक है, चलो सर इतना तो समझ में आया कि पानी जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल है पौधों के लिए। ठीक है, सर जंतु के लिए सर बहुत ज़्यादा इसेंशियल है, कपड़ा धोना है, खाना खाना है, पानी पीना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सब ज़रूरत की चीज़ें तो है ही हैं। अब सौंदर्यता में जो चार चांद लगती है, इसमें भी पानी का बहुत अहम रोल होता है। ठीक है, अरे नहीं, अगर नहीं विश्वास है तो 8-10 दिन नहाना छोड़ दो, देखो कितनी अच्छी सौंदर्यता आपकी बढ़ जाती है। कुल मिला जुला के पानी का है, बहुत इसेंशियल चीज़ है, बहुत इसेंशियल फैक्टर है। अब एक चीज़ देखो, आगे सुनो, हमने ऐसा तो कभी कोशिश किया नहीं है, बाकी करेंगे तो ज़रूर आपको सूचना दिया जाएगा। अब आगे सुनो कि सर ये जो पानी है ना, ये पानी कितने प्रकार के हो सकते हो, या अच्छा पानी का गुण कैसे डिसाइड करेंगे कि सर पानी का गुण क्या है, पानी की क्वालिटी क्या है। तो सर पानी का गुण मतलब क्या, कि सर इस पानी में, इस जल में मिलने वाला जितना ज़्यादा खनिज होगा, बेहतर होगा, उस हिसाब से क्या बोलेंगे कि सर पानी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, वो चीज़ हो गया। दूसरा कि सर ये पानी कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक पहला नंबर कि सर एक को कहते हैं हम लोग भूमिगत जल। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ याद रखना कि सर मुख्य रूप से पानी की शुद्धता उसमें उपस्थित लवणता की मात्रा पर की जाती है। ठीक है, पानी की शुद्धता की जो जांच है उसमें उपस्थित लवणता के आधार पे की जाती है। अब कहोगे सर लवणता और एक तरफ मिनरल्स कह रहे, जितना ज़्यादा मिनरल्स उतना ज़्यादा लवणता होगी। बस समझ में आया, जितना ज़्यादा मिनरल्स होंगे उतने ज़्यादा क्या होगी, लवणता बढ़ती चली जाती है। चलो आगे कि सर जितना ज़्यादा उसमें साल्ट का लेवल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसको क्या कहेंगे सर, लवणता कहेंगे। तो सिंपल सा कि सर पानी की क्वालिटी हम किस बेस पर चेक करेंगे, लवणता के आधार पे। अगर लवण की मात्रा, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो वो पानी क्या होगा सर, कम शुद्ध होगा। और लवण की मात्रा जितनी ज़्यादा कम होगी वो पानी उतना ज़्यादा शुद्ध माना जाएगा। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी हमारे पास पानी है कितना सर, लगभग 70%, लगभग क्या है 70% पूरे हमारे अर्थ पर पानी मिल रहा है। अब ये 70% में हम बात कर रहे हैं सर इसके क्वालिटी का, तो क्वालिटी के आधार पे जो पानी होता है वो कितने प्रकार का हो जाता है, 3 प्रकार का। सर सबसे पहला ग्राउंड वाटर। ठीक है, ग्राउंड वाटर सर वो पानी जो कहीं ना कहीं हम ज़मीन से खींच कर निकालते हैं ना, चाहे वो चापाकल के थ्रू निकालते हैं या समरसेबल के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, इसमें लवणता की जो मात्रा होती है, जो साल्ट का लेवल होता है वो कितना होता है, 5% होता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। हाँ? दूसरा समुद्री जल। ठीक है, सी वाटर, इनमें जो होता है सॉल्ट का लेवल
30% के आसपास होता है, ठीक है। और एक तीसरा अति लवणी, यानी कि सर बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा ज़्यादा साल्ट होता है। एग्जाम्पल में आपको ये कभी सुना है मृत सागर, डेड सी, ठीक है। अब डेड सी का नाम सुनोगे ना, ये यूक्रेन है ना, ठीक है। यूक्रेन का नाम तो सभी ने सुना है ना। यूक्रेन के साथ किसकी लड़ाई चल रही थी? रूस की। यूक्रेन और रूस यानी कि रसिया के बीच में ना सर एक सी है जिसको कहते हैं क्या, मृत सागर या डेड सी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो समुद्र है ना सर, यहाँ के समुद्र के पानी में 100% सॉल्ट है, 100% सॉल्ट है, ठीक है। अरे यहाँ कोई जीव मिलता ही नहीं है बाबू, कोई जानवर कोई जीव नहीं मिलेगा इस पानी में, कोई एनिमल नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा सर? बहुत ज़्यादा क्या मिल रहा है वहाँ पे? सॉल्ट मिल रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़ पता है कि सर यहाँ पर आप किसी को भी फेंक दो इस पानी में, वो डूबेगा ही नहीं। देखो मृत सागर इसका नाम काहे पड़ा? क्योंकि सर इसमें, इस पानी में कोई भी जीव नहीं है, इसलिए क्या पड़ा इसका नाम मृत सागर, डेड सी। इसका एक क्वालिटी है, और वो क्वालिटी ये है कि इस पानी में कितनों भारी भरकम चीज़ फेंकोगे डूबेगा ही नहीं। सॉल्ट का लेवल उत्प्लावकता ला करके देगा, ठीक है। उत्प्लावकता को क्या बोलते हैं? अरे तैरने वाले को क्या बोलते हैं? अरे वो तो ठीक है आर्किमिडीज का, उत्प्लावन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो बोल रहे हैं। अरे वो याद नहीं आ रहा मुझे। खैर उतना सब दूर मत जाओ, बस इतना याद रखना कि पानी में जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा ना, उस पानी में कोई डूब नहीं सकता है। समुद्र में कभी गए हो? कोई नहीं गया इसमें से समुद्र में? समुद्र में भी आप डूब नहीं पाओगे। अब एकदम लहर में चल जाओगे तो लपेट के उन्हें ले जाएगा, होकर बात है अलग। घनत्व की बात है, लेकिन घनत्व के साथ साथ हई जो आपका सॉल्ट है ना, ये भी मायने रखता है। चल जाओ कुदरा नदी में दिखा लेना अपना घनत्व नहीं डूब गई तो, समझे। और हम इसी तरीके से चले जाएंगे कहाँ पे सर? समुद्र में, वहाँ पे नहीं डूबेंगे। आपको लगेगा कि आप डूब रहे हो, लेकिन नहीं, वो आपको पानी वापस बार बार ऊपर फेंक देगा। बस समझे रीज़न सर सॉल्ट। खैर उतना दूर का कहानी नहीं, हमें बस इतना बात पता होना चाहिए कि सर पानी में क्वालिटी किस आधार पे हम मेज़र करेंगे? सॉल्ट के लेवल के हिसाब से, ठीक है। और सॉल्ट के लेवल के हिसाब से लवणता के आधार पर पानी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के हो जाएंगे सर। एक जो ग्राउंड वाटर है इसमें 5% का सॉल्ट मिलेगा। एक जो समुद्री पानी है, सी वाटर है, लगभग इसमें कहीं पे आपको 35 भी दिख जाता है। ये आए सर जितना ज़्यादा लवण इसमें बढ़ जाएगा ना सर, खनिज वैसे ही ज़्यादा होंगे, लेकिन सारे के सारे क्या होंगे? मिक्स होंगे आपस में। अच्छा है तो पी लेना। अरे एक मिनट, ओहो मैंने मिनरल्स को लवण से कैलकुलेट कर दिया ना, नहीं उल्टा हो जाएगा सर। जैसे जैसे मिनरल्स बढ़ेगा ना वैसे वैसे पीएच बढ़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे मिनरल्स का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे पीएच बढ़ेगा। सॉरी, सॉल्ट से उसका रिलेशन नहीं होता है। अरे उतना दूर काहे केमिस्ट्री में हमको लेके जाते हो, हम खुद ही फंसने लगेंगे। आधे का भी फंस के गलती बता दिए थे ना। तो इसको याद रखना कि अगर जैसे जैसे मिनरल्स बढ़ेगा, जैसे जैसे खनिज बढ़ेगा, वैसे वैसे उस जल का क्या होगा? पीएच बढ़ेगा, ठीक है। उतना दूर नहीं, बस खाली ये 3 को याद रखिएगा कि सर पानी 3 तरह का होता है। डन। चलो ये सर पानी एक फैक्टर था हमारा, पानी भी खत्म हो गया। तीसरा प्रकाश। हम सबके बारे में ना बस केवल बार बार कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके चल रहे हैं हम लोग। लाइट, हाँ हाँ सर, हमारे पृथ्वी पर तो एनर्जी का मेन स्रोत यही है, प्रकाश। और इस प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य। अब आप खुद बताओ प्रकाश क्यों जरूरी है? बस खाली देखने के लिए? हाँ, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए। और बिल्कुल। और कुछ?
अरे ऐसे जरूरी तो हर चीज़ के लिए। अब पानी कह दिए तो अब एक चीज़ गिनवा दो सर, बरस किए हैं ओकरों में पानी लगाए हैं, नहाए हैं तो ओगरी पानी यूज किए हैं, कपड़ा धोए हैं तब पानी। अरे इसे तो बाबू हर एक जगह पानी, लिस्ट बनाते बनाते आपका पन्ना खत्म हो जाएगा। चलो बात बंद। अब आगे सुनो। अगर देखो बार बार कहते सर स्टेप एक ऐसा लेके चलो ना जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न ना बने। अब यहाँ पर हम दो लोग को लेके चलते पहले कि सर ये जो पादप हैं, जो प्लांट्स हैं, क्या इनको सूर्य जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस करने के लिए, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। चलो भाई ठीक है, हो गया। उसके अलावा पता है ये प्लांट्स दो टाइप के होते हैं। पादप दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पे? अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा पढ़ाया जाए समझ जाते हैं, और कुछ ऐसे भोतर बुद्धि के जिनको कितनों पढ़ाया जाए वो नहीं समझ पाते। ठीक है। बाकी आपके मिथुन सर का एक वर्ड है ना जो कि सर्वोपरि है, आप लोग अक्सर सुनते होंगे, कुछ कहते होंगे मिथुन सर आप लोगों को कहते हैं ना कुछ। चल, तो वही हालत है। तो वैसे ही पादप भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। क्या करने के लिए? अरे बस बस बस, रोज सुनते ही हो तो फिर यहाँ पे कहने की क्या जरूरत है? किसका? अरे वाह, कितना अच्छा लगता है, थुथुर मुंह। चलो देखो सर, एक को कहते हैं एसडीपी, एक को कहते हैं एलडीपी। ठीक है, एसडीपी एलडीपी क्या है सर? शॉर्ट डे प्लांट। और एक को कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। अब इसका मतलब क्या है कि सर एक ऐसा प्लांट जिसको कम मात्रा में प्रकाश मिले पूरे दिन में, अगर सर थोड़ा सा समय भी प्रकाश मिले तो वो अपना सारा कार्यक्रम कर लेगा, भोजन बनाना खाना जो भी है ना वो सारा काम कर लेगा। एक ऐसा पादप जिसको सर पूरा लंबा दिन तक पूरा चाहिए इसको प्रकाश, तब जाकर के ये अपना काम कर पाएगा। ठीक है, हमने क्या बोला सर? प्रकाश जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। प्लांट्स को जरूरी है, बिल्कुल। क्या करने के लिए? फोटोसिंथेसिस। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट है हमारे पास जिनको उस पूरे दिन में थोड़ा सा भी प्रकाश मिलेगा तो काम कर लेंगे। कुछ ऐसे पादप हैं जिनको सर पूरा दिन भर प्रकाश चाहिए तबे वो अपना काम करेंगे। तो सर जो थोड़े से कम समय में अपना सारा काम कर लिया उसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट डे प्लांट। जिसको कहीं ना कहीं पूरा दिन समय से, पूरा दिन भर क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए, उसको क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? दीप्ति कलिता बोलते हैं शायद, फोटो पीरियड बोलते हैं, इंग्लिश में तो याद है मुझे, फोटो पीरियड। फोटो माने सर लाइट, पीरियड माने समय काल। सर कितना समय तक इसको प्रकाश चाहिए उस हिसाब से पौधे कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहेंगे शॉर्ट डे प्लांट, दूसरे को कहेंगे लॉन्ग डे प्लांट। डन सर। ये तो किसके लिए? प्लांट के लिए। एग्जाम्पल इतना टैलेंटेड आदमी आपके बीच में बैठा है, हमसे एग्जाम्पल मांग रहे हो। चलो, अरे बाबू तनिक दिमाग लगाना कि सर बड़े बड़े जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको क्या चाहिए सर? पूरा दिन भर प्रकाश चाहिए। ठीक है। अच्छा, छोटे छोटे नहीं है सर, ज़्यादातर वैसे पौधे जिनको कहीं ना कहीं प्रकाश कम चाहिए होता है वो आकार आकृति में क्या होते हैं? थोड़े से छोटे होंगे, पहली बात है। दूसरा, उनका कार्य ज़्यादा नहीं होगा। अब ठंडे प्रदेश में मिलने वाले जो पादप होते हैं उन कैसे होते हैं सर? शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। हमारे क्षेत्र में मिलने वाले प्लांट कैसे होंगे? एलडीपी होंगे, लॉन्ग डे प्लांट होंगे। अब बताओ, तो बोलते थोड़ा सा लॉजिक तो लगाओ। भुलवा दिया सब हमको, कोची बताने वाले थे। हाँ सर, जंतु को भी क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। क्या करने के लिए चाहिए सर? दृश्य करने के लिए, देखने के लिए, बिल्कुल। और सर भोजन की तलाश करना, है? अच्छा बाबू देखो, हर चीज़ों का दो मतलब होता है। ठीक है, कहते हैं ना हमेशा। अब दोनों चीज़ों को आप समझ लो। अच्छा देखो, हैदू को बड़ी परम मित्र है सब, समझे? अब बताओ, परम मित्र के बीच में झगड़ा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। हाई देखेगी, इसको क्या दिखाई देगा? आई देखेगी तो अब बताओ, झगड़ा तो तय है।
तो वैसे ही हर चीज़ को ना बाबू समझने का तरीका होता है। अच्छा ये बताओ कि सर भोजन की तलाश करने के लिए प्रकाश जरूरी है, और हम कहे कि भोजन की तलाश करने के लिए कुछ ऐसे जीव हैं जिनको प्रकाश नहीं रहेगा तबे वो खोज पाएगा। चमगादड़, उल्लू है, तब सर लोग को प्रकाश हटाएंगे तबे वो कुछ काम कर पाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? तो सर लगभग काम करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। इसमें भी कुछ ऐसे वर्ड और जोड़ सकते हैं जैसे सर प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, आवास, प्रवास, इमिग्रेशन, माइग्रेशन। अब सर कुछ ऐसे जीव होंगे जो अकॉर्डिंग टू एडेप्टेशन, यानी कि जैसे जैसे मौसम बदलता है ना, अब यहाँ पे सर कुदरा में बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ने लगा, तो कुछ ऐसे जीव होंगे, कुछ ऐसे पक्षियाँ होंगे जो यहाँ से जगह छोड़कर चले जाएंगे कुछ दिनों के लिए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा सर? प्रवास कहलाएगा, इमिग्रेशन कहलाता है या इमाइग्रेशन कहलाता है। तो सर जाने के लिए उनको क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। फिर अंधेरा होगा, फिर रुक जाएंगे, फिर जब अगले दिन प्रकाश होगा फिर सर जाएंगे। ठीक है, और आवास, आवास मतलब क्या करना? आ जाना कहीं पर सर। आवास, प्रवास, प्रजनन, भोजन देखना, इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। अब कहीं पर कुछ काम करने के लिए प्रकाश चाहिए और कहीं पर कुछ काम करने के लिए प्रकाश नहीं चाहिए। इस आधार पर सर जो एनिमल होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं निशाचर, समझे, और एक को कहते हैं का दिनचर। अरे बाबा ये वो चीज़ तो छोड़ दिया था जी। एक मिनट, यहाँ पर एक चीज़ छूटा हुआ है हमारा। कहाँ गया ये? जल में एक कीवर्ड छूटा हुआ है जल के लिए। अबे हट ना भाई। यूरी हेलाइन, स्टीनो हेलाइन, पृथु, लवणी और तनु लवणी। इसका मतलब क्या होता है सर? एक ऐसा जीव जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाले वाटर में रहता हो उसको क्या बोलेंगे? यूरी हेलाइन बोलेंगे। और एक ऐसा जंतु, एक ऐसा जीव जो रह तो रहा है पानी में लेकिन उस पानी में साल्ट का लेवल क्या है? बहुत ज़्यादा कम है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? तनु लवणी बोलते हैं। ठीक है, यूरी हेलाइन और स्टीनो हेलाइन। चलो अब यहाँ पर बात कर रहे थे क्या सर? दिनचर और निशाचर। सर प्रकाश में कार्य करने के आधार पे जो जंतु होते हैं वो कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक को कहते हैं निशाचर, एक को कहते हैं दिनचर। एक को कहते हैं डायूर्नल और नॉक्चुर्नल। नॉक्चुर्नल और एक को कहते हैं डायूर्नल। हो सकता है देखना स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, डायूर्नल। अब सिंपल सा यहीं से समझ में आ जाता है कि सर अगर कोई भी जीव है अपना सारा कार्यक्रम सपोज देखना, भोजन करना, प्रजनन करना, आवास करना, प्रवास करना, ये सब कुछ कार्य कब कर रहा है? दिन में कर रहा है। तो ऐसा जीव क्या कहलाएगा? दिनचर कहलाएगा। सर जैसे हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दिनचर हैं सर। सारा कार्यक्रम जो होता है कब करते हैं? दिन में करते हैं। हाँ कभी कभार बोरा जाते वो अलग की बात है कि रातों में जगना शुरू कर देते तो क्या हो जाएंगे सर? उस समय निशाचर हो जाएंगे। अब निशाचर में कौन सर? ऐसा जीव जो सारा कार्यक्रम क्या करता है? रात में करता है या मेजर काम। अब जैसे देखो शेर दिन में शिकार बहुत कम करते हैं, ज़्यादातर रात में शिकार करते, भोजन की तलाश रात में करते, क्योंकि बाकी जीव को क्या करना सर? मार के खाना है ना। तो वो शांत एकांत मौसम रहेगा, एकांत वातावरण रहेगा, तभी वो लोग शिकार कर पाए। क्या दिन में शिकार करते? हाँ सर दिन में भी शिकार करते, ऐसा नहीं है। हम लोग क्या रात में नहीं चलते? चलते हैं, लेकिन मेजर काम कब करते हैं सर? हम लोग दिन में करते हैं। तो वैसे ही जो शिकार करने वाले जीव जंतु है वो मेजर काम कब करते? रात में करते हैं। बाकी नॉर्मल दिन में भी काम करते हैं। और उसके बाद चमगादड़ वगैरह जितने भी हो जाएंगे, तो ऐसे जीव को क्या बोलते हैं हम लोग? निशाचर बोलते हैं। ठीक है, अब एक लास्ट टाइप का रह गया, इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन है आपका? मृदा, यानी कि सॉइल, ये पढ़ेंगे। हाँ नहीं, वायु तो है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर है। वायु बताया था क्या आपको? ठीक है, वायु भी पढ़ लेंगे, जो बताया तो वायु भी पढ़ेंगे। पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसको, सॉइल आगे पढ़ लीजिएगा। सॉइल की क्वालिटी किस पर डिपेंड करती है? और
एक वर्ड लिख रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। जल धारण क्षमता, वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है? और अगर मतलब समझ में आ जाए कि सर एक ऐसी क्षमता है, कोई भी ना कोई कैपेसिटी है, तो वो कैपेसिटी, वो क्षमता आई कैसे है, वो भी बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, डन।